देखो, आज के वीडियो में हम पार्ट 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं और इम्पेरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला दो चीज़ों के थ्योरी और न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, क्योंकि इम्पेरिकल के क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। ठीक है, तो इनको प्रॉपरली कर लेना। देखो, मॉलिकुलर फार्मूला क्या चीज़ है, पहले तो मॉलिकुलर फार्मूला देखो। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एक कंपाउंड का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इट इज़ अ कंपाउंड। ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, ग्लूकोज एक कंपाउंड। अब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने कितने एटम हैं और कौन कौन से एटम? दो बातें बतानी है। वन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स हैं। दूसरी बात, हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, और तीसरी बात, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम। चलो, ये बात सही हो गई। अब दूसरी बात, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन एटम का नंबर कितना है? 6। हाइड्रोजन एटम का नंबर है 12 और ऑक्सीजन का नंबर, एटम्स का नंबर है 6। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बना वो बना C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दो चीजें बताता है कि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम हैं और एग्जैक्टली कितने कितने एटम हैं। ठीक, तो आपने देखा कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम है। एग्जैक्टली 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एटम है। तो क्या लिखोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? ठीक, तो क्या डेफिनेशन लिखोगे? सच अ फार्मूला दैट टेल्स अबाउट, किस चीज की जानकारी देता है? दैट टेल्स अबाउट द टाइप्स ऑफ एटम्स एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। हर तरह के कितने कितने एटम हैं इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है जी, इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताता है किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम है और एग्जैक्टली कितने कितने एटम है। अब आते हैं जरा इंपेरिकल फार्मूला। अब इंपेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का क्या होगा? देखो, एग्जांपल तो वही चल रहा है ग्लूकोज, लेकिन इसका इंपेरिकल फार्मूला है C1H2O1। तो इंपेरिकल फार्मूला ये तो बताएगा कि इसमें कार्बन एटम्स है, ठीक है, ये भी बताएगा कि इसमें हाइड्रोजन एटम्स है, ये भी बताएगा कि इसमें ऑक्सीजन एटम्स है। लेकिन ये इनका एटम्स का एक्चुअल नंबर नहीं बताएगा, ये इन तीनों की रेशो बताएगा। क्या बताएगा? 1:2:1। ठीक, तो बताइए इंपेरिकल फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या बताता है? इंपेरिकल फॉर्मूला टेल्स अबाउट व्हाट? देखो, तो सच अ फार्मूला, मैं इंपेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन लिख रहा हूं। सच अ फार्मूला दैट टेल्स अबाउट, पहली चीज तो सेम है, द टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये बात तो सही है, बट दूसरी बात जो है, इट टेल्स ओनली अबाउट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ दीज एटम्स। ठीक है, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये सिर्फ ये बताएगा कि मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम हैं और उनकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। अब देखो, तुम्हें एक बात बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि इंपेरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला दोनों सेम ही हो जाती है।
ठीक है, तो उस पर भी नजर रखनी है। चलो एक एग्जांपल और बनाते हैं, चलो इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर का। मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है मीथेन, ठीक है। मीथेन क्या हो गया, ये तो हो गया भैया कंपाउंड। अब मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। ये आपको बता रहा है कि इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। और इसका जो इंपेरिकल फार्मूला है, इसका इंपेरिकल फार्मूला भी सेम ही है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, ठीक है। क्योंकि जो कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो इसमें है वो 1:4 है। अच्छा चलो एक एग्जांपल देखते हैं ईथेन, ठीक है। देखो ये तो मालूम है ईथेन कंपाउंड। अब तुमने ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत ये भी पढ़ा होगा 10th में कि ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, बोलो क्या है, C2H6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्या बता रहा है कि देखो भाई इसमें कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, 2 एटम कार्बन के हैं और 6 एटम हाइड्रोजन के हैं। लेकिन अगर मैं इस ईथेन का इंपेरिकल फार्मूला बताऊं तो इंपेरिकल फार्मूला ये तो बता देगा कि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, लेकिन ये नहीं बताएगा कितने कितने, ये बस ये बताएगा कि कार्बन हाइड्रोजन की रेशियो 1:3 है, ठीक। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला बन जाएगा C1H3। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या हो गया इसका C1H3, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C2H6। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। चलो अब जरा एक दो न्यूमेरिकल देखें, इसके तरीके से न्यूमेरिकल करने हैं। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 है बुक का। इसमें कोई कंपाउंड है जिसमें 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। इस कंपाउंड का मोलर मास कितना है 98.6। अब इसका इंपेरिकल फार्मूला भी बताना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताना है और एटॉमिक मास हाइड्रोजन के, कार्बन के और क्लोरीन के दे रखे। देखो इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहला काम तो जो भी तुम्हारे पास एलिमेंट्स हैं उनको लिख लो 1 2 3। 3 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट है, पहला एलिमेंट तो हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट कार्बन है, तीसरा एलिमेंट क्या है क्लोरीन। अब तीसरा काम ये करो कि इन तीनों की परसेंटेज लिखो, ठीक है। देखो कितनी कितनी परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 4.07, कार्बन की परसेंटेज है 24.27 और क्लोरीन की परसेंटेज है 71.65। देखो ये तुम्हें 1 2 3 लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट के नाम तुम्हें गिवन है, परसेंटेज तुम्हें गिवन है। अब तीसरी बात, अब इनके एटॉमिक मास और लिख लो। मेरे ख्याल से एटॉमिक मास भी गिवन है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कितने कितने एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है और क्लोरीन का 35.5। तो इतना हिस्सा तो हमने देखो क्वेश्चन से ही कॉपी करा, कोई नई बात नहीं है। अब जो नई बात हमारे लिए है, आप सबसे पहले तीनों के रिलेटिव मोल निकालें। रिलेटिव मोल क्या है, मोल ही है। अगर आपको मास गिवन होता परसेंटेज की जगह तो मोल निकल जाते, लेकिन अब आपको मास नहीं गिवन है, आपको परसेंटेज गिवन है, तो रिलेटिव मोल निकल कर आएंगे। कैसे निकलते हैं रिलेटिव मोल, रिलेटिव मोल निकालने के लिए क्या करो, परसेंटेज को डिवाइड कर दो किससे, एटॉमिक मास से। कैसे निकालोगे रिलेटिव मोल, इस परसेंटेज को, ये जो परसेंटेज गिवन है इसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। चलो जरा देखना कितने रिलेटिव मोल आए हाइड्रोजन के, 4.07/1, ठीक। इसके कितने आए 24.27/12 और इसके कितने रिलेटिव मोल बनेंगे 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5। ओके, यहाँ भी कोई ऐसी नई बात नहीं है। अब जो इनके रिलेटिव मोल निकालोगे तो ये तो 4.07 ही आ जाएगा, ये वैल्यू आ रही है तुम्हारी 2, नियरली 2, ऑलमोस्ट 2 ही आएगी, और ये वैल्यू आ रही है 2। तो रिलेटिव मोल कितने कितने हो गए इनके देखना, हाइड्रोजन के रिलेटिव मोल हो गए 4.07, कार्बन के रिलेटिव मोल हो गए 2 और क्लोरीन के रिलेटिव मोल हो गए 2। यहां तक ठीक बात है भाई। अब क्या करना है, नेक्स्ट काम करना है तुम्हें सिंपलेस्ट रेशियो।
अब ये मत कहना कि सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी नहीं आती, तीनों को सबसे छोटे से डिवाइड कर दो। अच्छा बताना सबसे छोटा कौन है? 2। 4.07 को 2 से डिवाइड कर दो, ये 4 है भाई, हैं? 2 को 2 से डिवाइड कर दो और 2 के 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन के आई? देखना जरा क्या क्या बन के आई। पहले केस में सिंपलेस्ट रेशियो आ रही है 2, यहाँ आ रही है 1 और यहाँ आ रही है 1। ठीक है जी, तो इनकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? 2:1:1। तो हाइड्रोजन तो हो गया 2 एटम, कार्बन हो गया 1 एटम और क्लोरीन हो गया 1 एटम। तो अब जरा देखना इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या बना, चेक करो क्या इंपेरिकल फार्मूला बना। इसका इंपेरिकल फार्मूला बना H2C1 और Cl1। ठीक है, ये दोनों बॉक्स हमारे काम में आए नहीं, कोई बात नहीं, ना सही। ठीक है, तो क्या इंपेरिकल फार्मूला बन गया? H2C1Cl1, ये इसका इंपेरिकल फार्मूला तैयार हो। ठीक, अब एक काम और कर लो, इंपेरिकल फार्मूला तैयार हो गया तो अब तुम इसका इंपेरिकल फार्मूला मास निकालो सबसे पहले तो। ठीक है, जैसे मोलार मास निकालते हैं उसी तरीके से इंपेरिकल फार्मूला मास निकलता है। कैसे भैया? देखो इसमें, देखो कौन से वाले की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। 2 एटम तो हाइड्रोजन के हैं, ठीक है, 1 एटम कार्बन का है, ठीक है, और 1 ही एटम क्लोरीन का है। एटॉमिक मास भर दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, देखो ये रहे, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो इंपेरिकल फार्मूला मास तुम्हारा जो निकल के आएगा वो आ रहा है 49.5। तो हमने अपनी पॉकेट में क्या रख लिया? हमने अपनी पॉकेट में रख लिया इंपेरिकल फार्मूला मास। अब इंपेरिकल फार्मूला मास का करोगे क्या? इस इंपेरिकल फार्मूला मास की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, इंपेरिकल फार्मूला मास से आगे की बात होगी। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, क्या होगा? n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई इंपेरिकल फार्मूला। n फैक्टर हमें पता नहीं, अभी बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल इंपेरिकल फार्मूला क्या था? H1 H2 C1 Cl1। ठीक, अब क्या चीज रह गई? n। n कैलकुलेट कैसे होगा? तो n कैलकुलेट करने का तरीका है मोलार मास डिवाइडेड बाई अभी अभी जो कैलकुलेट करा है इंपेरिकल फार्मूला मास। मोलार मास को इंपेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दो। जरा देखना मोलार मास इसका कितना है, लाओ वापस दिखा दूं तुम्हें, कहीं दे रखा है मोलार मास, देखो ये रहा 98.96। ठीक है, तो इस मोलार मास को यहां भर लो 98.96। इंपेरिकल फार्मूला मास कितना निकाला है? 49.5। तो अप्रोक्सीमेटली n की वैल्यू क्या आ गई? 2। इस 2 को यहां रख दो, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया? H4C2Cl2। अब अगर तुम्हारा मन है तो इसको रीऑर्गेनाइज कर लो, C2H4 और ये आ गया Cl2। ये तुम्हारा आंसर आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला का। ठीक है, तो ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बहुत आसान सा मेथड है, जरा सा ध्यान दोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो अब मैं इसको जरा श्रिंक कर दूं जिससे पूरा क्वेश्चन तुम्हें एक साथ दिखाई दे जाए। ठीक है, ये लो भाई, एक सेकंड भाई, अरे चल गया भाई, इधर चलने के लिए ही तैयार। तो चलो खैर, देखो ये ऑलमोस्ट आ ही रहा होगा तुम्हारे सामने। ठीक है, ये इधर मूव नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है, दोनों एक से क्वेश्चन है। चलो देखो क्या है।
डिटरमाइन द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड। क्या पता करना है? इंपेरिकल फार्मूला। ध्यान रखना, केवल और केवल अभी इंपेरिकल फार्मूला की बात हो रही है, जिसमें आयरन है 69.9% और ऑक्सीजन है 30.1। चलो जी बनाओ, एलिमेंट कौन कौन से हैं। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट आयरन है और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। एलिमेंट की परसेंटेज कितनी है? आयरन की परसेंटेज है 69.9% और इसकी परसेंटेज है 30.1%। ठीक, अब इनके एटॉमिक मास गिवन होती है, पहले ही बता चुका हूं। इसका एटॉमिक मास है 56 और इसका एटॉमिक मास है 16। यहां तक तो तुम्हें क्वेश्चन से मिल गया भाई। अब नेक्स्ट चीज जो तुम्हें निकालनी है वो तुम्हें निकालने हैं क्या? रिलेटिव मोल। क्या फार्मूला बताया था रिलेटिव मोल का? देखो यहां लिख दे रहा हूं, ये बॉक्स खाली है। रिलेटिव मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? परसेंटेज को डिवाइड कर देते हैं किससे? एटॉमिक मास से। तो भैया इसके हो गए 69.9 अपॉन 56 और इसके कितने हो गए? 30.1 अपॉन 16। देखो जरा क्या क्या आंसर आ गए भाई इनके रिलेटिव मोल्स के। ये आ गया है 1.25 रिलेटिव मोल और इसके रिलेटिव मोल आ गए हैं 1.88। अगला क्या काम है? अगला काम हमारा है सिंपलेस्ट रेशियो। क्या बताया था? सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालनी है? छोटे वाले से डिवाइड कर दो, 1.25 को 1.25 से डिवाइड कर दो, छोटा तो यही है, और 1.88 को भी 1.25 से डिवाइड कर दो। तो अब जो इनकी सिंपलेस्ट रेशियो आ रही है, इसकी तो आ रही है 1 और इसकी फ्रैक्शन में रखना 3/2। सही है जी। तो आयरन तो हो गया 1 और ऑक्सीजन कितने हो गए? 3/2। लेकिन एक बात है, फ्रैक्शन में तो चीजें रखते नहीं है, हैं? तो इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए क्या करना है? इसको निकालो बाहर जरा। क्या है? Fe1 ऑक्सीजन 3/2। डिनोमिनेटर कितना है इसका? 2। तो यदि मैं इस पूरे को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? Fe2O3। तो ये बन गया इसका इंपेरिकल फार्मूला। अच्छा, इंपेरिकल फार्मूला बना लिया। अब जरा बताओ इंपेरिकल फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट होगी? इंपेरिकल फार्मूला मास क्या तरीका बताया था? वही जो एटॉमिक मास का है। 2 एटम ले लो आयरन के, ठीक है, और 3 एटम ले लो ऑक्सीजन के। आयरन का एटॉमिक मास कितना गिवन है? 56, ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 159.5। चेक कर लो एक बार, इतना ही आ रहा है क्या? हाँ, 159.8 आ रहा है, 159.8। तो ये हो गया इंपेरिकल फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला मास। आंसर मिल गया आपको इसका। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन। तुम बस यहां से इतनी बात पकड़ के चलो कि इंपेरिकल फार्मूला मास आ रहा है 159.8 और इंपेरिकल फार्मूला आ रहा है Fe2O3। ये दो चीजें कैच करके चलो। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है लेकिन फर्क क्या है? इस वाले क्वेश्चन में तुमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है। ठीक, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। वो कितना आया? Fe2O3, अभी अभी करा है। और दूसरी चीज इसमें चाहिए कि तुम्हें कैलकुलेशन ऑफ क्या चीज? इंपेरिकल फार्मूला मास। तो ये दोनों, ये तो Fe2O3 था और ये था 159.8। इन दोनों की कैलकुलेशन देखो भाई अभी अभी करके चुके। ठीक, अब जो अगला काम हमें करना है स्टेप 2 हमारे लिए क्या है? स्टेप 2 में हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना है। ठीक है, तो स्टेप 2 है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक,
अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन करा था, हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई इंपेरिकल फार्मूला। सही है। देखो इंपेरिकल फार्मूला तो तुम्हें पता ही है, Fe2O3 है। क्या नहीं पता अब इसमें बोलो, n फैक्टर नहीं पता, तो यहां मैं सॉल्व कर देता हूं। क्या आएगा n फैक्टर, लाओ जरा सा इधर करना इसको, हाँ जी, n फैक्टर आएगा मोलार मास अपॉन, शॉर्ट में लिख रहा हूं EFM, इंपेरिकल फार्मूला मास। मोलार मास कितना है, देखना कितना दे रखा है, 159.8, सही है। और इंपेरिकल फार्मूला वो कितना है, वो भी 159.8, तो n फैक्टर आ गया 1। इस n फैक्टर 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी Fe2O3 ही आ गया। तो यहाँ इन दोनों क्वेश्चंस में पहले में इंपेरिकल फार्मूला Fe2O3 आया और अब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी Fe2O3 आ गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। हमारी बुक में यही 3 इसके क्वेश्चन हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फाइनली बता रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बताता है कि किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम हैं और एग्जैक्टली कितने कितने एटम। इंपेरिकल फार्मूला ये बताता है कि किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम हैं और उन एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो क्या है। ठीक है, तो ये आज के लिए हमारा लेक्चर रहा छोटा सा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।